इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत, उसके जो इस्तेमाल करने के तरीके हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मखसूस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यानी वो हमारे लिए वो खुद टेक्नोलॉजी खुद बताती है कि ये काम ऐसे करना है। दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन, उसकी एसोसिएशन है हमारे सोशल इन्वायरमेंट के अंदर और इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। और वो क्या चीज़ है? Sorry। अच्छा वो क्या है कि अब मैं हाँ 2 मिनट दो, मैं ज़रा ये बात बता दूँ फिर दोबारा रिपीट करूँगा। मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये पॉइंट बहुत मुश्किल समझ में आता है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये जो सोशल नेटवर्क है हमारा, तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म हमें ये बात समझाने की कोशिश करती है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का तरीका, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन एक्शंस के ऊपर, ह्यूमन थॉट्स के ऊपर। यानी टेक्नोलॉजी हमारे सोचने के तरीक़ों को तब्दील करती है। दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इसका मैं दोबारा समझा दूँ, मैं दोबारा इसको यहाँ से रिपीट करता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया तो मेरी बात और से सुने। मैंने ये बात यहाँ ख़त्म की थी कि सोशल नेटवर्क के अंदर जो सोसाइटी है, सोशल नेटवर्क है, एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उसमें टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है और उसमें हर दफ़ा हर वक्त टेक्नोलॉजी एम्बेडेड रहती है, प्रेजेंट टाइम्स में भी और पास्ट टाइम में। फ्यूचर की अभी हम बात अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली जब पास्ट में प्रेजेंट में तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होता होगा या होगा। तो सोशल नेटवर्क में टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। अब चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी फर्मली एम्बेडेड है, एम्बेडेड से मुराद जुड़ी हुई है, जड़ी हुई है, इतनी फर्मली जुड़ी हुई है, जड़ की तौर पे बैठी। एक दरख्त का एक जड़ होता है ना, रूट्स होते हैं, उसकी तरह हमारे नेटवर्क में, सोशल नेटवर्क में ये टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। तो अगर जड़ें हिलेंगी, आगे पीछे होंगी किसी दरख्त की, तो दरख्त का जो ऊपर जाना है उसमें भी डेविएशन आएगा, या वो जड़ों के हिसाब से वो चीज़ों में चेंजेस लेकर आएगा। दैट इज़ कॉल्ड कि जड़ जो हैं वो दरख्त का डायरेक्शन मुतय्यन कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। ये बात समझ में आई? यानी जो आपकी रूट्स हैं वो आपकी डायरेक्शन मुतय्यन कर रही होती हैं, डिटरमाइन कर रही होती हैं। लफ्ज़ डिटरमाइन आपने हमेशा क्वेश्चंस में सुना होगा, मालूम करना उस क्वेश्चन में आता है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, हम यानी इम्प्लीकेशन से मुराद इसको इस तरह समझें कि इसकी बहुत अहम हमारी ज़ातों पे असर रखती है, हमारी ज़िंदगियों में असर रखती है। वो आर्ग्यूमेंट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो सोशल वैल्यू का है, और जो एक इंजीनियरिंग के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। और वो क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है, सुनना हुआ गौर से, हमारे सोशल कल्चर को या स्ट्रक्चर को या वैल्यूज़ को ये इम्पैक्ट करती है, उस पर असर करती है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे असर करती है, हमारी ह्यूमन थॉट्स पे असर करती है, हमारी ह्यूमन एक्शंस पे असर करती है, हमारे सोशल कल्चर पे असर करती है। और उस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने के तरीके से हमारा एनवायरनमेंट आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये बात समझ में आई है आपको? हाँ जी, बात समझ में आई आपको? आगे चलें। आगे चलें बेटा? ओके 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 ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अगेन हमारे पास दो फिर फ़िलासफ़ीज़ और आ गई जो कि कंट्रोवर्सीज़ हैं, थोड़ी सी डिफरेंट एक दूसरे से। एक है टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म। ये अब टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के अंदर दो चीज़ें हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म समझाया मैंने आपको, उसमें पे दो ज़ाविये हैं, दो नज़रिए हैं, दो सोचें हैं, या आप इसको कहें कि आर्ग्यूमेंट्स हैं दो। वो है, एक तो है टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म और एक है टेक्नोलॉजिकल पेसिमिज्म। ऑब्वियसली ये अंग्रेज़ी के लफ्ज़ अपने ही मतलब में आया है,
कि ऑप्टिमिज्म का मतलब, टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होगा और टेक्नोलॉजिकल पेसिमिज्म का मतलब क्या होगा, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं, थोड़ा सा उसको बाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कैरीज रिस्क, everything carries risk, there is nothing in this life which does not carry risk. So even though the use of technology is very important in our daily lives, the use of technology is very important to make our lives easier, more comfortable, but it doesn't mean that it does not carry risks. For instance, excessive use of air conditions has made our body not immune to heats. Like we cannot live in excessive heats right now. For instance, such temperatures in Karachi are used to be very common in 90s as well, but there was no excessive use of air conditioners at that time, so people were very happy to live under the roof of fan. But right now we cannot sleep without the air conditioner. Excessive use of technology changes our lifestyle, has changes our lifestyle drastically, I must say. That is the one important thing कि टेक्नोलॉजी कैरीज रिस्क। अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिस्क। अच्छा, एक और चीज़, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, पहले हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे, पहले हमारे पास ये डिक्शनरी वगैरह हमें घर पे मिलती थी, लेकिन ये लैपटॉप्स वगैरह हमारे पास नहीं थे, तो मुझे स्पेलिंग्स याद रहती थी, मुझे लोगों के नंबर्स याद रहते थे, उनके नाम याद रहते थे, उनकी शक्लें याद रहती थी। अब मोबाइल फ़ोन्स में डिक्शनरी आ गई, नंबर्स आ गए, तो अब मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, मैं नंबर्स याद भी नहीं रखता, तो मेरे पास से अब वो एक क्वालिटी मेरे पास से चली गई, वो क्वालिटी टेक्नोलॉजी अपने पास रखी, तो दैट इज़ द रिस्क विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, द परसू ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस इन फेवर ऑफ एंजॉइंग द लग्जरीज दैट टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको इतने इस पूरे टॉपिक के अंदर कि पर्सनल एक्सीलेंस है और फेवर क्या है, लग्जरी को एंजॉय करें जो टेक्नोलॉजी लेकर आती है, विच कन्फ्यूज द अनरियल वर्ल्ड ऑफ मटीरियल थिंग्स विद द अल्टीमेट रियलिटी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क दैट टेक्नोलॉजी कैरी, कि जो अनरियल रियलिटी, जो रियलिटी है ना, वो उस रियलिटी से आप पर्दा कर लेते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से वो रियलिटी आप कहते हैं कि नहीं, ये रियलिटी का जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी ने फेस कर लिया, मैं से बच गया, लेकिन इट्सेल्फ वो बैक एंड से वो प्रॉब्लम आपको हर्ट कर रही होती है। इतनी गर्मी पड़ रही है, आपने एसी ऑन किया और एसी में बैठ गए, लेकिन आप कब तक एसी में बैठेंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ वक्त पहले हमारे एक वालिद साहब के जानने वाले थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, ये बल्कि गालिबन वालिद साहब ने एक किस्सा सुनाया कि एक उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, काफ़ी बड़े पोस्ट पे थे, तो उन्होंने डॉक्टर से शिकायत की, यार प्रॉब्लम ये है, मुझे घबराहट होती है, फलां चीज़ होती है, ये होती है, वो होती है, फलां होती है। उनके टेस्ट वगैरह करवाए तो उनको ना हार्ट का प्रॉब्लम निकला, ना शुगर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उनको। तो फिर डॉक्टर ने उससे उनकी हिस्ट्री ली, तो पता ही चला कि वो घर में भी एसी में रहते थे, जैसे ही घर पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन, गाड़ी में बैठे फ़ौरन एसी, ऑफिस में आए एसी, यानी अगर वो 8 घंटे या 10 घंटे जागते हैं तो 7 घंटे वो एयर कंडीशनर में रहते हैं, बाकी 2 से 3 घंटे शायद जो ट्रांजिशन का टाइम है उसमें एसी इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो उनके जहाँ से हमारे वो पसीना आता है ना, जो जल्द में मसाने होते हैं वो बंद होते हैं, पोर जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, और जो अंदर का जो एसिडिक वाटर है, सॉल्टी वाटर है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने घर में से सब जगह एसी निकालें और पैदल जाया जाएगा, तो उनकी लाइफ से अपने एसी निकल गया, और यह हाल है कि ना उनके कमरे में एसी, ना उनकी गाड़ी में एसी, ना उनके ऑफिस में एसी। तो दैट वाज द रिस्क विच आई से कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको हम फेस नहीं करते, हम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं इतने कि जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसका हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट है, हम उससे पर्दा कर देते हैं। ये बात समझ में आई आपको ऑप्टिमिज्म की? टू थीम्स बाय टेक्नोलॉजिकल पेसिमिस्ट क्या है? टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद अ डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग फ्रेम ऑफ माइंड। इसकी तो हमने बात की है कि डोमिनेटिंग कंट्रोल ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड है, ऑब्सेस्ड ऑफ अचीविंग हायर एफिशिएंसी, यही तो हमने बात की। इसी की वजह से, हायर एफिशिएंसी की वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी तो हर्ट हो रहा होता है, एनवायरनमेंट में हार्म हो रहा होता है, ह्यूमन लाइफ्स जो हैं वो ऑब्सक्योर्स हो रही होती है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन के हर्डल्स। अब इसकी एक और बात सुने ना, पहले वक्तों में, अब आजकल जॉब
ना होने की एक और वजह है। मैं दोनों बातें क्लियर करूँगा, मैं दोनों बातें आपसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा एग्जांपल ज़रा सुने मेरी, अगर आपको समझ में आए। करंट इंडस्ट्रियल 4.0 की हम बात करते हैं, IoT की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जो कि काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं और डेवलप भी होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। आपने देखा होगा कि अभी जो पैंडेमिक है इसमें वेंटिलेटर्स, उसमें भी AI एम्बेड किया जा रहा है, एम्बेडेड सिस्टम्स में डेवलपमेंट की जा रही है, तो कितना ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वन थिंग विच आई कॉल्ड कि ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि हाँ इसकी सोशल वैल्यूज़ में पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी है, लेकिन टू मच रिलाइंग ऑन दोज थिंग्स कैन अफेक्ट अवर सोशल वैल्यूज़ नेगेटिवली। ये भी एक सोच आती है। अच्छा, इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन देखें किस तरह से होता है माशरे के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट टाइम्स में हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, प्रोसेस ऑटोमेशंस की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी जो ऑटोमेशन, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, जहाँ पे हाई प्रिसिशन रिक्वायर्ड होती है, पहले ये काम इंसान किया करते थे। वैसी बात है, जब इंसान ये काम करेंगे तो छोटी मोटी डेविएशंस होती थी, लेकिन अब चूँकि रोबोट्स ये काम करते हैं तो वो डेविएशंस ख़त्म हो गए। लेकिन जैसे ही रोबोट्स आए तो वो जो ह्यूमंस वहाँ पर इस्तेमाल होते थे वो जॉबलेस हो गए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो जो जॉबलेस ह्यूमंस हैं वो जॉबलेस रहें। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना स्किल सेट इंक्रीज़ करेंगे और अपना वो कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, अपना स्किल इतना इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि रोबोट्स की अपनी एक डायमेंशन है सोचने की। रोबोट्स एक वक्त तक काम कर सकते हैं, हद तक, वो आगे पीछे नहीं सोच सकते। उनको जो एल्गोरिथम दे दिया गया वो उन्हीं का स्कोप है, उसी स्कोप में काम करेंगे। ह्यूमन माइंड डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो इसीलिए अगर ह्यूमंस अपना स्किल सेट इंक्रीज़ करेंगे, पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ आएंगे, फिर और मज़ीद टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। दैट इज़ द पॉइंट कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि ह्यूमंस भी अपना स्किल सेट उस लेवल पे लेकर आते हैं जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होती है या इन्वेंटर कर चुका होता है। यानी अभी AI, किसी को AI नहीं आती, IoT नहीं आती, इंडस्ट्री 4.0 में उसको काम नहीं आता, लेकिन अब वो समझता है कि ये चीज़ें आगे आने वाले वक्तों में इम्पॉर्टेंट हैं, तो फिर वो अपना स्किल सेट इंक्रीज़ करता है, सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है, मज़ीद डेवलप करवाता है। तो दैट इज़ द एस्थेटिक है, जो स्पेशल एस्थेटिक है किसी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, जो कि अगर एनवायरनमेंट को हार्म कर भी रही है तो आपकी अपनी नेचर की वजह से वो एनवायरनमेंट हार्म नेगेटिव से पॉजिटिव की बन सकता है। तो टेक्नोलॉजी टेंड्स टू फ्रेगमेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड थस डिस्ट्रॉय द मीनिंगफुलनेस ऑफ मच दैट वी डू। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? हेलो। तो इसलिए एक जर्मन फ़िलासफ़र है मार्टिन हाइगर, ये HEIDEGGER, ये जर्मन में हाइगर पढ़ते हैं इसको, मार्टिन हाइगर जर्मन फ़िलासफ़र है। इसने बड़ा क्रिटिक है वो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट से। मैं इसको एज इट इज़ रीड कर रहा हूँ क्योंकि उसकी अपनी बात है, इसको समझेंगे। जर्मन फ़िलासफ़र मार्टिन हाइगर, एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ टेक्नोलॉजी, लीड्स अस व्यू नेचर एज स्टैंडिंग रिजर्व। व्हाट डज इट मीन कि स्टैंडिंग रिजर्व का मतलब क्या है, इसकी हम बात करेंगे पहले। as significant only insofar as it can be used for our purposes. This is in contrast to an attitude towards nature as deserving, caring and reverence, much like the attitude we try to have towards other human beings, especially to those we love. यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से बात करें तो टेक्नोलॉजी हर चीज़ है ना। नेचर क्या हुई? नेचर तो एक साकिन चीज़ होगी जो डेवलप ही नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है खाली, नेचर डेवलप नहीं हो रही ना। इसका मतलब है जो स्टैंडिंग रिजर्व हो गई नेचर। तो व्यू नेचर एज एन स्टैंडिंग रिजर्व, बट व्हाट इज़ डेवलपिंग? टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग, और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से नेचर चेंज हो रही है। हमें तो ऐसा नज़र आता है, हालांकि ऐसा है नहीं। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच में बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स द नेचर, वो किसका है? वो केयरिंग का है, रेवरेंस का है। यानी एक दूसरे की हम केयर करते हैं, उनके रिस्पेक्ट से हम सोचते हैं, हम एक दूसरे से लव प्यार इसकी बात करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी एम्बेडमेंट कैसे लेकर आएगी? तो दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द नेचर, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में भी असर पड़ रहा है। दैट इज़ द जर्मन फिलोसफर। इसकी ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?
दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एटीट्यूड, हाँ दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर एज डिजर्विंग केयरिंग रेवरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात है। हाँ जी, हेलो, ये बात समझ में आ गई। और द सोशल एम्बेडेडनेस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? टू वे कॉजल इंटरेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी सोसाइटी का, सिर्फ टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे अफेक्ट नहीं आता, सोसाइटी का भी टेक्नोलॉजी पे अफेक्ट आता है। एंड सोसाइटी के रिस्पेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो डिटरमाइन हो रही होती है। और ऐसा भी है, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी बट सोसाइटी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें ज़रूरत थी कि हमारे एक दूसरों के साथ राब्ते जो हैं वो कम हो जाएं, तो हमने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ईजाद करने का सोचा। तो सोसाइटी ने भी कोई चीज़ डेवलप करने, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही तो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। ये भी एक पॉइंट है कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सही तरह से सॉल्व किया जाए, इसलिए बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हाउ शैल बी डिज़ाइन, डिसीशंस आर मेड दैट। अब एक इंजीनियर को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? एक इंजीनियर को सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी चाहिए। एक इंजीनियर को एक ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन्स को फुलफ़िल कर सके, उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि आप अभी डिज़ाइन तो करें लेकिन प्रेजेंट नीड को मद्देनज़र सिर्फ रखते हुए नहीं, बल्कि फ्यूचर नीड्स को भी मद्देनज़र रखते हुए। फ्यूचर नीड्स से मुराद 20 सालों की नीड्स या कम से कम 5 सालों की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए भी आप चीज़ों को डेवलप करें। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। यानी अभी आपकी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गई, 1 साल बाद ऑब्सलीट हो गए, हाँ उसमें चेंजेस आती जाएँ। यानी प्रोडक्ट, लैपटॉप था ये 92 से बना हुआ है, तो लैपटॉप तो आज भी हमारे सामने है, लेकिन इसमें चेंजेस आती गई हैं। प्रोडक्ट एक लैपटॉप के नाम की 92 में भी मौजूद थी और 2020 में ही मौजूद है, लेकिन उसमें चेंजेस आती गई। इज इट क्लियर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये। हाँ, मोबाइल फ़ोन की बात करें, ये न्यू डेवलपमेंट है। मोबाइल फ़ोन्स पहले नहीं थे, ये 2000 के बाद से आम होना शुरू हुए हैं, जो 2005 या 6 के बाद से बहुत ज़्यादा आम हुए, और जो स्मार्टफोन्स हैं 2010 के बाद से आम होना शुरू हुए हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड, अब ये न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्योंकि ये आगे आने वाले 5 सालों तक भी रहेगी या 10 सालों तक भी रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज़ द मेन थिंग कि आप जो डिसीजंस लें वो ये सोच के लें कि सोसाइटी में भी इम्पैक्ट हो, उसका सोशल फोर्स रखती है, और जो उसका कोर्स ऑफ डिज़ाइन है वो भी चेंज करना पड़ सकता है आपको बीइंग एन इंजीनियर, ताकि सोसाइटी को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। द मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कूलेंट स्टैंडर्ड टू बी मोर फ्लेमेबल। ये देखें ना आप, जितने ज़्यादा एनवायरमेंट, जब आप गाड़ी में कूलेंट डालते हैं ना, या कहीं जगह कूलेंट डालते हैं, या ट्रांसफार्मर में कूलेंट डालते हैं आप, जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली कूलेंट होगा उतना फ्लेमेबल होगा। तो अब आप फ्लेमेबल कम करेंगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहेगा। तो अब देखो गिव एंड टेक है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट की परवाह ज़्यादा है, तो आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली कूलेंट बनाते हैं जो कि फ्लेमेबल होता है। तो डिज़ाइन ऑफ फ्यूल, अब ये सुना, द डिज़ाइन ऑफ फ्यूल इफेक्टिव सस्टेनेबिलिटी कार्स तो कॉस्ट ऑफ सेफ्टी बिकॉज केयर शुड बी लाइट इन वेट फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। यानी अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आप गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, और जब फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बनाएंगे तो उसका वेट कम करेंगे ताकि वो फ्यूल एफिशिएंट हो जाए। और जब वेट कम करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो सेफ्टी की कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ मोर इम्पोर्टेंट, फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी, तो इस पे आपको गिव एंड टेक सिनेरियो करना पड़ता है। दैट इज़ द मेन थिंग। लास्ट स्लाइड है, टेक्नोलॉजीज कैन ऑल्सो सर्व टू प्रमोट ह्यूमन कम्युनिटी रादर देन फ्रैक्चर। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन नेचर को प्रमोट करती है, कम्युनिटी को, बल्कि उसको फ्रैक्चर नहीं करती, बल्कि उसको प्रमोट करती है। और कौन सी बात रहती है, देयर इज़ नॉट यूजुअली अ सिंगल करेक्ट वे टू रिजॉल्व द एथिकल प्रॉब्लम रेस्ड। प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये आपकी सोच है, प्रेफरेंसेस हैं कि आप किस तरह से क्या चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, और वो डेवलपमेंट का क्या एंगल है, उससे क्या प्रॉब्लम अराइज होंगी, और उससे आप क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट गेन करना चाह रहे हैं, आउटपुट हासिल करना चाह रहे हैं। ये थीम इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे बताया ना कि फ्यूल एफिशिएंट कार्स जो बन रही हैं आजकल, वो उनका वज़न कम करके बन रही है। तो वज़न कम करने का मतलब ये कि उनकी सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है, तो फ्यूल एफिशिएंट कार्स बन रही हैं। तो टेक्नोलॉजीज कैन बी डिजाइंड दैट स्ट्रेस सस्टेनेबिलिटी, द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मिनिमल पोल्यूशन। The advances of technology does not necessarily destroy values that we consider of great importance, such as relationship with the natural world and focused human activities। जो हमने जो जर्मन उसकी बात की थी, वही बात हम दोबारा यहाँ करें, लेकिन दूसरे तरीके से, कि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय नहीं करती ह्यूमन नेचर को, बल्कि वो उसको मज़ीद कल्टिवेट करती है।
मज़ीद कल्टीवेट करती है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? लास्ट स्लाइड्स हैं ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंजीनियर की, कि इंजीनियर शुड रिकग्नाइज द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सोशली न्यूट्रल बट रादर एम्बेडेड इन अ सोशल नेटवर्क एंड बोथ कॉज एंड इफेक्ट। यानी हम सोशली उसको न्यूट्रल ना समझें, हम उसका कॉज एंड इफेक्ट, बीइंग एन इंजीनियर दोनों हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे, उसका कॉज क्या आएगा, इफेक्ट क्या होगा और किस तरह से हम उसको आगे लेके जाएंगे। एज द डिबेट बिटवीन टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म, ये कैसे हो तुम्हारी बात, एज द डिबेट बिटवीन टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म shows technology has both conferred great goods on humankind and raised problems as well। यानी कि आपको उसने कंफर्ट्स भी दिए हैं, आपको गुड भी दिया है, आपको कंफर्टेबल भी किया, आपकी लाइफ को भी आसान किया है, लेकिन प्रॉब्लम भी तो राइज की है। मैंने जो आपको एग्जांपल बताई कि वो बंदे के घर पे एसी लगा हुआ था, गाड़ी में एसी था, उसकी फैक्ट्री के अंदर एसी था, उसके ऑफिस में एसी था, लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी सेहत डिग्रेड हो गई, इवेंचुअली उसको एसी निकालना पड़ गया। तो ये भी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। तो मोर रिलायबिलिटी ऑन डूइंग थिंग्स बाय द वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अब जहन में स्पेलिंग्स नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा मोबाइल जो है वो सारी स्पेलिंग्स याद कर लेता है, मेरा मोबाइल सारे नंबर्स याद कर लेता है, मेरा मोबाइल सारे लोगों के पते याद कर लेता है और मेरे जहन में पते होते ही नहीं हैं। अगर मोबाइल मेरा वाइप्ड आउट हो जाए, उसका किसी तरह सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, तो मुझे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल जाता हूँ तो पुराना मोबाइल अपने पास कुछ दिनों के लिए रखता हूँ ताकि सारी चीज़ें, मैं कॉन्टैक्ट्स अपने पास, ये बिग प्रॉब्लम है ना। The issues that demand solution, many of them from engineers, यानी बहुत सारे इंजीनियर्स से ही सॉल्यूशंस आते हैं। इसलिए इंजीनियर्स को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उनकी कॉज में, उनकी इफेक्ट में पता होना चाहिए। कि उनको पता होना चाहिए कि इंजीनियर्स को ये नहीं कि हमने बस एक डम्ब जहन के तौर पे हमने चीज़ डेवलप कर दी, नहीं, हम डिबेट कर सकें कि इसका क्या इफेक्ट आएगा सोशल नेटवर्क को, हम डिबेट कर सकें इसका क्या। देयरफॉर इंजीनियर्स मस्ट अडैप्ट नहीं, अडॉप्ट अ क्रिटिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। यानी हम अब टेक्नोलॉजी पर डिबेट करें, क्रिटिसाइज भी करें, क्रिटिक्स भी करें, क्रिटिकल एटीट्यूड रखें। तो इंजीनियर्स एंड स्पेशली इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ have a responsibility to alert the public to the dangers and the risk imposed by technology and to inform and sometimes advise the public on policy issues regarding technology. Engineers have a responsibility to design with consideration of the social and value implication। अच्छा, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ इसलिए रीड कर रहा हूँ। Engineers have a responsibility to design with consideration of social, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि अगर नहीं समझेंगे हम डिज़ाइन की वैल्यू, नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि सोशल वैल्यू क्या है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस भी हमें समझ में नहीं आएंगी। तो ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें जो हमारी सोशल वैल्यूज़ के लिए डायमेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी के एतबार से निकलती हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो थैंक यू।